नहीं होना चाहिए पाचन के लिए। तो भोजन को जिस रूप में हम लेते हैं और उसे उसी रूप में शरीर को शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण नहीं होता, वरन भोजन में सम्मिलित तत्व जो है अपने सरल रूप में आते हैं और तभी वह ग्रहण योग्य हो पाते हैं। तो हम देखें कि क्या क्या, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को अपन ने क्या किए थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज और सुक्रोज आदि सरल शर्करा में है। ठीक है, आज मैं इसको लिखित में आपको दे देता हूँ, नोट्स नुमा ही आपको मिल जाएगा ये। तो कुछ टाइप हो चुका था। तो पाचन के लिए अंग कौन कौन से थे, हम लोग मुख, गुहा या मुंह बोलते हैं, माउथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रसनी जिसको फेरिंक्स बोलते हैं ना, और ग्रास नली ईसोफेगस जिसको बोलते हैं, राइट। आमाशय, आमाशय को हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टमक। इसका पूरा मैं स्पेलिंग सहित आपको आज डाल देता हूँ ग्रुप में, पूरा जैसे टाइप किया हुआ कंप्लीट। मलाशय का बड़ी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद मलाशय यानी रेक्टम, और गुदा यानी एनस। इस तरह से इनका पूरा क्रमबद्ध तरीके से क्रमशः देखा जाए, यानी एक के बाद एक खाना कहाँ से कहाँ जाएगा, क्रम देखा जाए तो ये क्रम से इस प्रकार होता है। तो मुंह में हमने देखा कि मुंह का जो पाचन के लिए मुख्य अंग है हमारा, इसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसका जो मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी, जो बाह्य भाग से होठ, गाल तथा अंदर से देखें तो दांत और मसूड़ों में विभक्त हो सकता है। और दूसरा भाग जो है दांत व मसूड़ों के बीच की ओर ग्रसनी से खुलता है। तो मुंह का भीतरी भाग, जिसको श्लेष्मिक झिल्लियों द्वारा निर्मित है, ये हमारी जो त्वचा है, ये भी त्वचा जैसी ही होती है, श्लेष्मिक झिल्लियां, और इसका रंग लाली लिए हुए रहता है। इसमें रासायनिक ग्रंथियां होती हैं, रस स्रावी ग्रंथियां जिसको बोलते हैं, और सेक्रेटिंग ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं। तो ये रसों का स्राव करती है और ये सारा क्रम चलता है। उसके बाद जीभ, तालुका, तालू, दांत, ये सब के सब इसके भीतर में संभव है। तो ये इसका एक तरह से क्रिया कार्य, मतलब इसका जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इस तरह का हो गया। तो नासा ग्रही ने फिर उसके बाद में इसोफेगस आ जाता है, मतलब खाना अंदर चला जाता है हमारा शरीर के अंदर, मुंह के अंदर चला जाता है, और उसके अंदर फिर इसोफेगस आ जाता है। तो जिस नली के द्वारा भोजन का आमाशय में पहुंचने का कार्य होता है, वही नली क्या कहलाती है, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या चीज है, हमारे वह नली जिसमें ग्रास नली या ईसोफेगस जिसको बोलते हैं, खाने को आमाशय तक ले जाने वाली एक अन्न की प्रणाली है, मतलब अन्न को ले जाने का साधन है या नली है। ये क्या होता है, सर्वाइकल क्षेत्र के छठे कशेरुक से होकर के शुरू होती है
और नीचे की ओर तक गई हुई होती है। तो इसमें कशेरु का मतलब होता है ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ना, बस वो, क्योंकि ये पीछे से वो टच करती हुई निकलती है। आगे तो सांस की नली रहती है, खाने की नली होती है पीछे की तरफ। तो छठे कशेरु से लेकर के 10वें कशेरु तक होती है, और ग्रास नली इसमें इतना अंतर रहता है। कल कहाँ तक हो गया था, ध्यान में है आपको? छोटी आंत बड़ी आंत हो गया था या कुछ और बाकी रह गया था? हमारे तो रस हुए थे ना 4 प्रकार के, जो हाइड्रोक्लोरिक वगैरह। हाइड्रोक्लोरिक रस और ये 5 गैस्ट्रिक जूस, HCl, गैस्ट्रिक जूस, पित्रस, पेप्सिन, लाइपेस। बस हाँ हाँ, यहीं तक हुआ था। बस यहीं तक हुआ, इसके आगे नहीं हुआ क्या? नहीं, वो यही हुआ वो था। भी तो लाइपेस रहता है। फेट को जो भी है बस उसी के बारे में बताया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आ, इसमें 3 जूसेस बताए थे आपको, ट्रिप्सिन है ना, हम्म। एमिलेप्सिन, हाँ जी, एमिलेज, लिपेज, प्रोटेस, हाँ जी हाँ जी जिसको हम ट्रिप्सिन कहते हैं। हाँ। हाँ, बस इसी का ही चर्चा की थी, आखिरी तक यही था बस। अच्छा, ट्रिप्सिन तक ही गए थे, ट्रिप्सिन के आगे नहीं जा पाए आगे ना? गए तो बस वही भोजन का अंतःग्रहण और पाचन मुख से, और वो टाइलिंग भोजन से उपस्थित जो भी स्टार्च को माल्टेज में बदलती है वो सब करा के, और प्रक्रिया बताई थी। जो भोजन मुंह से चबाकर अंदर लेते हैं, फूड नली में पहुंचते हैं, और वो रस बताए थे, वो रस बन जाता है अम्लीय रस, और रस 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक मेरी इतनी वेरी समझ। गुड। और क्या होता है इसके अलग है, कुछ बताया था? नहीं, बस जेजूनम। इतना बताया था आपने रसों के बारे में, बस वो रस उसके बाद बोला था बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अगली अच्छा। बार। अ, सबसे पहला अपना जो मैंने बताया था, शायद जेजूनम के बारे में बताया था। हाँ जी, वो बताए थे पूरे 4 स्टेप, अच्छा। 3 स्टेप। वो दिखाया था जो आपने दिखाया, दादा ने दिखाया था उसमें हाँ आपने। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी। तो ये देखिए, गृहिणी जिसको बोलते हैं अपन, ड्यूडीनम, है ना, आमाशय का बाद का जो भाग होता है, यानी छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? ड्यूडीनम है। और ड्यूडीनम में जो आंत के सर अंदर कोई जो, पिक प्रोवाइड करिए ना, तो समझ आए कुछ। पिक प्रोवाइड करूं? पिक नेचुरली तभी प्रोवाइड तो हमें कर, समझ आएगा। बिल्कुल पिक भी लगा देते हैं, नो टेंशन। चलिए पिक लगा देते हैं। हम थोड़े थोड़े बुद्धू राम हैं। पिक लगाते हैं, चलिए। और आप वीडियो ऑन करेंगे दादा, तब आपके चेहरे दिखेंगे, नहीं तो फेसबुक में ये लाइव हो रहा है। हम्म। ये पहले वाला जो था वो ग्रुप में डाइजेशन का, वो सब वीडियो नहीं चलेगा? वीडियो? नहीं, वीडियो बोल रहे हैं, सॉरी, पिक। जो डाइजेशन का ऑलरेडी जो वीडियो फोटो दिए हुआ है। हाँ वो भी चलेगा, उसमें भी तो समझ आएगा। हाँ हाँ, एक ही चीज है, मैं अभी निकाल रहा हूँ ना, दे दिया मैंने। वो ग्रुप में है ना सब फोटो?
अच्छा, आप कहाँ से निकाल रहे हैं? ग्रुप वाला ले लीजिए। शेयरिंग में ऊपर चला गया होगा, नीचे लाऊं उसको? नहीं, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कौन सा आपको चाहिए ग्रुप में। हाँ, ये निकाला तो है मैंने, अभी ये ग्रुप में ही डाल देता हूँ। ये लीजिए, पहुंच गया ग्रुप में, पॉलिस्टिक में पहुंच गया। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करेंगे तो जब ये खड़ा करते हैं तो आधा दिखता है, वैसे मोबाइल पे पूरा दिखता है। हाँ, ऐसे नहीं नहीं, तो वर्टिकल हो गया ना, हॉरिजॉन्टल। पड़ा पड़ा, ये तो खड़ा है ना। खड़ा है तो ये पड़ा, अरे, पहले मोबाइल ऐसा में। ही तो था। चलो कोई बात। चलिए तो शुरू करते हैं। और भी कोई चित्र है व्हाट्सएप पे तो वो ले लेंगे। डाइजेशन पे तो बहुत सारा चित्र है, ये सब दूसरा चीज आ गया। हाँ, इसी को बताते जी। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, सही है। तो हमने आंत के जो भाग थे उनको देखने का प्रयास किया। उनमें खास तौर से सबसे पहला जो हमारा आंत का भाग था ड्यूडीनम, और ड्यूडीनम के बारे में हमने जानने का प्रयास किया था कि ड्यूडीनम जो है आंत का शुरुआती भाग यानी आमाशय के पाइलोरिक छोर के आरंभ होने वाले अंत के भाग को पक्वाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्वाशय किसको कहते हैं? आमाशय के पाइलोरिक छोर के आरंभ होने वाले भाग को पक्वाशय कहते हैं। यह अर्ध गोलाकार में मुड़कर, हल्का सा जो मोड़ वाला जो भाग है ना, अग्नाशय ग्रंथि के गोल सिर को 3 दिशाओं में लपेटे रहता है। इसकी लगभग 19 इंच लंबा और आकार में घोड़े की नाल अथवा अंग्रेजी के सी अक्षर जैसा होता है। और इस आमाशय के पाइलोरिक से प्रारंभ होकर के इसका भाग दाईं और पित्ताशय के कंठ तक जाता है। राइट, मतलब इस तरह से ये हमने देखा कि ये जो पेट है, पेट के देख रहे हैं तो पेट के अंदर जो ये वाला भाग है स्टमक से निकल के ये घूम करके सी आकार में घूमा, जो सी सर्किल नुमा नीचे की तरफ थोड़ा सा, ये देखिए मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बीचों में बिल्कुल घुमा सा दिख रहा ना, ये तो आमाशय, ये पेट, इसोफेगस आया, इसोफेगस से ये जो बीचों में बिल्कुल मोटा सा दिख रहा है ये पेट हो गया। आमाशय जिसको बोलते हैं आसान भाषा में। इसका जो पाइलोरिक भाग यानी ये तीसरा जो भाग है, ये जो कर्व घूम रहा है, ये एक कर्व घूम रहा है जहां पर ये एरो लगा हुआ है, ये सी सर्किल नुमा जो दिख रहा है कर्व, ये ही ड्यूडीनम है। और ये आगे जाकर के ये जेजुनम वाला पार्ट आ जाता है। ये जेजुनम देखिए यहाँ, जेजुनम, इस एरो को फॉलो करते हुए अपन यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा खाली थोड़ा पेट में इमेज छोटा करके दिखाई देता वो, ये दिखता तो नाम नहीं दिखता। ये जी, आप दिख रहा। ये जेजुनम हो गया। अब ये जेजुनम में क्या है कि ये पूरा, ये यहाँ से ड्यूडीनम से निकल करके, ये ड्यूडीनम से
ड्यूडीनम एरो लगा हुआ है, ये आया, ये ड्यूडीनम सी सर्किल नुमा आंकड़ा यहाँ से निकल के ये इसके पीछे की तरफ होकर के, ये जो बड़ी आंत का भाग है इसके पीछे की तरफ से निकल के ये आया है, और ये छोटी आंत का भाग जेजुनम कहलाता है। ये सेंटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? ये जेजुनम यानी सेकंड भाग हो गया। तीसरा भाग जो है इंटेस्टाइन का, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है एक तरह का ये पार्ट है, ये होने को तो छोटी आंत का ही भाग कहलाता है। तो इस तरह से ये होकर के आगे जा करके इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है, और ये फिर ये ही इसका जो छोटी आंत का आगे की तरफ जो भाग घूमता है, ये अंतिम भाग जो है यहाँ एक लिखा इलियम, ये जी लिखा है इलियम, देख पा रहे हैं? ELEUM, इलियम। ये जो इलियम वाला पार्ट है ये छोटी आंत का आखिरी भाग है। इस आखिरी भाग में से इसका जो एक अंतिम भाग होता है, जहां पर ये आखिरी भाग जो अंतिम भाग देखते हैं उसमें कुछ उंगली जो सी अंदर वाली संरचना होती। देखिए इसको मैं पूरा बड़ा कर दूं, इलियम जो है इसको बड़ा कर दूं, तो ये जो एक गुच्छे जैसा भाग जो दिख रहा मोटा सा, उसमें जुड़ रहा है अंदर। इलियम जो एरो लगा है उसमें जुड़ रहा है अंदर जाकर के। ये इलियम कहाँ घुस रहा है? एक गुच्छे जैसे मोटे वाले भाग में अंदर टच हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ एक वाल्व बन लगा हुआ है, जहां से क्या होता है, ये वाल्व क्या करता है, ये वाल्व जो है इसको क्या बोलेंगे? सीकम। ये वाल्व है, इसका नाम है सीकम। सीकम जो है, सीकम एक ऐसा वाल्व है जो छोटी आंत से बड़ी आंत के अंदर जो भी भोजन आता है उसको वापस छोटी आंत में न चले जाए, यानी वन वे ट्रैफिक है एक तरह का। तो ये वन वे है तो वापस से इसको अंदर जाने से रोकता है, यानी वन वे ट्रैफिक की तरह है। आया, दरवाजा खुला और वो बंद हो गया ऑटोमेटिकली। तो यानी छोटी आंत से बड़ी आंत में, ये सीकम वाले भाग में इस वाल्व के अंदर जैसे ही घुसा फिर वो निकल नहीं पाएगा, और वो परमानेंटली जाकर के कहाँ? बड़ी आंत में शिफ्ट होने लगेगा। राइट? ये जो वाल्व है, ये जो सीकम, इसके नीचे लगा हुआ है एक अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स वाला भाग है, ये एक डंडी सी निकली हुई छोटी पूंछ जैसी होती है, तो ये अपेंडिक्स है। ये अपेंडिक्स में फिर खाना क्या होता है, ये यहाँ तक सारे वो एंजाइम वगैरह जितने भी लिखाए थे वो आपको पहले मैं करा चुका। बस यहाँ तक ये सारा पाचन, वहां पाचन के बाद में इसका काम लगभग पाचन का समाप्त हो चुका। उसके बाद में केवल और केवल अवशोषण का भाग रह गया। अवशोषण का भाग रह जाता है, पाचन का कार्य लगभग समाप्त हो जाता है। अब अवशोषण के लिए ये जो यहाँ इलियम लिखा है, इलियम और सीकम के बीच में एक जुड़ाव जो जड़ रहा है, जो एक जोड़ सा दिख रहा है, ये सीकम और ये इलियम। इलियम और सीकम के बीच में ये जो जोड़ लग रहा है, इस जोड़ से ये सीकम का जो एरो है, इससे और इस जोड़ के बीच में छोटी छोटी, इसको विलाई बोलते हैं। यहाँ अवशोषण होता है, एक छोटा सा पार्ट, इसको इसमें दिखाया हुआ नहीं है उसको, तो इसको विली या विलाई बोलते हैं। यानी उसमें छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती है, उसमें छेद होता है। वो जैसे ही भोजन पच जाता है तो वो उसको अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, भोजन को अपने आप में ग्रहण कर लेता है शरीर। तो छोटी आंत तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को तोड़ करके उसका पाचन हो जाता है। राइट? कंप्लीट पाचन यहाँ पर हो चुका होता है। अब आगे का प्रोसेस पूरा पाचन का
कुछ भी नहीं शेष है, यानी यहाँ छोटी आंत तक पूरा पाचन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जब बड़ी आंत में जाएगा भोजन और छोटी आंत में, तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण या विली में होता है, विलाई में। ठीक है, इनका अवशोषण विलाई में हो जाता है, ये अवशोषित कर लिए जाते हैं, शरीर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन की बोलते हैं एक प्रक्रिया जिसको। और आगे की तरफ जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जो है, जो काम में नहीं आया शरीर में, उसको इस सीकम के रास्ते बड़ी आंत के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो बड़ी आंत में जैसे ही इसको छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ बढ़ना लगता है। ये कोलोन जो है ना, कोलोन में बढ़ने लगता है, बड़ी आंत में बढ़ने लगता है। ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का एक भाग क्या कहलाता है, 1 मिनट में उसको वो वाला चित्र मिला नहीं मेरे को अलग से, तो खाली बड़ी आंत का ही भाग है उसमें। तो खैर कोई बात नहीं, नो टेंशन। तो हम यहीं पे भी देख पा रहे हैं बड़ी आंत जो है ना, पूरा ये लपटा हुआ जो गोल वाला भाग है चौड़ा सा, ये पूरा बड़ी आंत कहलाता है। ठीक है, तो ये बड़ी आंत जो है, इसमें क्या है, ये सारा के सारा भोजन ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर हो जाता है तो ये भोजन, बचा हुआ जो मल, जो अवशोषण के बाद जो बच गया, वो बड़ी आंत में सीकम वाले भाग में के रास्ते इसमें ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। कहाँ पर चढ़ने लगता है, ये ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, इसके अंदर जाने लगता है। तो ये कोलोन कहलाता है, ये कोलोन कहलाता है। तो कितने कोलोन है, कोलोन नंबर 1, कोलोन नंबर 3 और 2 और 3 और 4। तो ये जब आंत का ये वाला भाग जो देखते हैं ना, ये एकदम बड़ा करके मैंने आपको दिखाया है, ये जो प्रशांत मोटा मोटा दादा, गोल गोल। जी प्रशांत, अभी मैंने इस पे होलिस्टिक पे भेजी है लार्ज इंटेस्टाइन की पिक्चर। अच्छा ठीक, अभी देखता हूँ मैं। ये रहा, मिल गया, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये देखिए, ये जो है ना अपेंडिक्स हो गई, ये जो पूंछ वाला जो भाग निकला हुआ है, ये अपेंडिक्स हो गई, राइट। और ये वो क्या कहलाएगा, असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन क्या कहलाता है, ये असेंडिंग कोलोन, ये कहलाएगा असेंडिंग कोलोन। तो ये जो असेंडिंग का मतलब ऊपर की तरफ चढ़ने वाला, और एक कहलाएगा ये ट्रांसफर्स कोलोन। क्या कहलाएगा ये, ट्रांसफर्स कोलोन। ये जो घूम, एक हल्का सा भाग यूं सी नुमा, जो यूं इधर नीचे की तरफ घूम रहा है, ये चौड़ा वाला भाग ऊपर से घूमता हुआ राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से, ये ट्रांसवर्स कोलोन। फिर ये पूरा नीचे की तरफ जो आ रहा है, राइट हैंड में एकदम नीचे की तरफ आ रहा है, ये डिसेंडिंग कोलोन कहलाता है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी डिसेंडिंग कोलोन। क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग कोलोन। ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन, क्लियर।
अब अपन देखते हैं कि ये सिग्मोइड कोलोन हो गया, ये जैसे यूं घूमे ना इधर तो ये सिग्मोइड कोलोन हो गया। सिग्मोइड कोलोन क्या कहलाएगा? ये सिग्मोइड कोलोन, करेक्ट। और अब जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये रेक्टम कहलाएगा। ये सिग्मोइड घूम गया और फिर यहाँ क्या आया? रेक्टम। रेक्टम का मतलब मलाशय। और फिर जो पॉटी जहां से बाहर निकलती है वो एनस, नीचे का जो पार्ट है वो एनस हो जाएगा, राइट। जहां से मल बाहर निकलता है वो एनस। क्लियर? तो यहां तक ये बड़ी आंत का सीन हो गया। छोटी आंत तक हमने पढ़ ही चुके, वो सारा मैं आपको बता चुका था। अभी ये बड़ी आंत वाला सिस्टम शेष रह गया था। तो जैसे ही हमारा ये असेंडिंग कोलोन में ये यहाँ से जैसे ही प्रवेश करता है फूड, भोजन, तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ता है फिर ये घूमता है लेफ्ट टू राइट और फिर वापस नीचे की तरफ आता है और वैसे वैसे जल का अवशोषण शरीर में होने लगता है। इसमें जो लिक्विड पार्ट होता है वो अवशोषित होने लग जाता है और मिनरल और विटामिन भी अवशोषित होने लग जाते हैं। तो इसमें एक तो पानी और मिनरल और विटामिन यहाँ पर इस बड़ी आंत में अवशोषित होने लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा वैसे वैसे जल कम होता जाएगा, यानी मल थोड़ा कड़ा होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा। यदि हमने थोड़ा पानी कम पिया है तो वो पानी यहीं आधे जाते ही अवशोषित हो जाएगा, आगे की तरफ जाम होने लग जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं पानी ज्यादा पियो। और गर्म पानी पीने से थोड़ा क्या होगा, गर्म पानी रहेगा तो यहाँ का ठंडा पानी रहेगा तो ये बड़ी आंत सिकुड़ जाती है ठंडा पानी पीने से। आइसक्रीम खाने से, ठंडा कुछ भी खाने से ये आंतें सिकुड़ जाती है। बोलते हैं ना डॉक्टर लोग, भाई आंत सिकुड़ गई है, जगह ही नहीं रही अब इसमें, है ना। तो ये जो ठंडा पीने से सब चीजें सिकुड़ जाती है। इसलिए हमारे शरीर में तापमान अच्छा बना रहे आंतों के अंदर, पेट के अंदर, यानी अग्नि अच्छी प्रबल रहे, तो क्या करना चाहिए? हमेशा कोशिश करें कि गर्म पानी पिए। तो गर्म पानी पीने वाले को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अब जवान आदमी तो क्या होता है, गर्म पानी ठंडा पी भी लेता है तो उसका पेट उसको गर्म कर लेता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन उसका अच्छा खासा तेज रहता है। और एक उम्र के बाद में 40-45 के बाद में जैसे जैसे हमारा शरीर का क्षरण होता रहता है, अब वो स्थिति पहले वाली नहीं रहती कि जवान आदमी की तरह हर कुछ डाल दो उसमें सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे हम लोग सर्दी के दिनों में पहले के जमाने में बिना ठंडी लस्सी तो पीते ही थे, कड़कड़ाती सर्दी होती थी लेकिन ठंडी लस्सी पीना जरूरी था, तो हम पीते थे। और उसमें भी कंपटीशन होता था, 1 गिलास के 2 गिलास के 5 गिलास के 10 गिलास ऐसे, तो वो प्रतियोगिता में पीते थे, कुछ ज्यादा ही पीते थे। लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं होती है, वो जो एक समय के बाद में वो अब नहीं कर सकते। हम करेंगे तो कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा हो जाएगी। तो ये जो आते वाला हिस्सा है ये सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। या आज का जो ये गाय का घी, भैंस का घी जो बाजार में मिल रहा है ना, इसको खाने से भी ये आंतों में सिकुड़न पैदा हो जाती है, आंतें सिकुड़ जाती है, क्योंकि ये नकली घी होता है बाजार का, एसेंस वाला, चर्बी वाला, वो सुअर की चर्बी वाला, पता नहीं क्या क्या बना के डालते थे। तो ये जो बाहरी जो घी है, किसी ब्रांड विशेष का नाम अपन नहीं जानते, अपन तो ये जानते हैं इसके बजाय किसी गौशाला में जाएंगे, गौ सेवा भी हो जाएगी और वहां से घी को हम परचेस करें और वहीं से ला करके खाएं, ताकि सेवा के साथ में हमारे को एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिल सके। हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू, मतलब वैल्यू फॉर मनी भी हो जाएगा उसमें। तो इसको क्या करना है, ये जैसे ही हम लोग कुछ भी ऐसा कोई भी ठंडा कंटेंट लेते हैं तो ये क्या होता है, ये चिपक जाती है, आंतें सिकुड़ने लगती हैं। ये जब सिकुड़ने लगती हैं तो हमारा जो मल भी है वहां पे फंसने लगता है, यहाँ वहाँ।
तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, कुछ परेशानियां बड़ी और बढ़ने लग जाती हैं, तो जिसके कारण बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगती है। हमारा मल भी यहीं आके फंसता है। एक और चित्र देखता हूं मैं, शायद कहीं मिल जाएगा। आज सुबह ही मैंने निकाला तो था व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं। आयुर्वेद वाले ग्रुप में था ना सुबह की क्लास में ना, आयुर्योग में, हाँ, आयुर्योग में, आयुर्योग है, आयुर्योग। आयुर्योग में होगा, ये तो आ गया आयुर्योग लाइफ। हाँ, ये आ गया, राइट राइट राइट, ये आ गया, ये रहा, ये देखिए। तो ये इसमें मोबाइल क्या को आप है, ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो ये बड़ा दिखेगा, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। हाँ, अरे ज्यादा हो, हाँ ठीक है, नहीं नहीं, ये आ बराबर गया। बराबर बराबर बराबर। तो अब ये देखिए, ये नीचे अपेंडिक्स है, और इसके साथ में एक और चीज हमको देखने का था, वो आ, इस तरह से देखिए, सीकम है, सीकम से आ, सीकम का जो मिलन स्थल होता है, ये मिलन स्थल, यानी मिलन स्थल कहाँ का होता है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन स्थल, सीकम क्या कहलाता है, मिलन स्थल है छोटी आंत और बड़ी आंत का। ये क्या चीज है, एक वाल है, सीकम एक वाल्व है। ये वन वे ट्रैफिक रखता है, यानी खाने का ठीक से पाचन होने के बाद में। एक और चीज मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, ये फिर क्या होता है, ये आखिर का जो भाग हमने देखा था, ये देखिए, यहाँ एक हमने देखा, एक तो असेंडिंग कोलोन लिखा हुआ है, राइट, और एक ये लिखा हुआ है ट्रांसवर्स कोलोन, दिख रहा है सबको। उसके बाद में हम यहाँ देख रहे हैं एक और है भाग, यहाँ डिसेंडिंग कोलोन दिख रहा है। अब ये इसके आगे का भाग जो है, ये जो मुड़ रहा है, ये मोड़ जो है, ये क्या कहलाता है, सिग्मोइड कोलोन कहलाता है। और फिर ये नीचे का भाग रेक्टम का आ गया है। और रेक्टम के बाद में एक और चीज आती है, वो आपको मैं दिखाता हूं। एनस आ जाता है, और एनस के बाद रेक्टम, एनस आ गया, एनस के बाद में एक और भाग है, ये देखिए, ये रेक्टम आ गया, दिख रहा है, ये अंदर का भाग है। वो वाला अपन बाहर का देख रहे थे, अभी अंदर का है, ठीक है, ये अंदर का भाग है रेक्टम। ये अंदर से इसको काट दे मैं उस नली को, ये जो मुड़ रहा था उसको मान लो ये ऐसा काट दिया है ना, तो ये रेक्टम जो लिखा है ना, बीच में से कट करके हल्का सा दिखाया, तो अंदर कटा हुआ हो रहेगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा अंदर से। तो इसके अंदर ये मलाशय, यानी इसी के अंदर इकट्ठा हो जाता है सारा मल, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो छोटा सा जो भाग दिख रहा है ना, ये जो आया, और फिर उसके बाद में ये निचला वाला जो भाग है, ये है नस का, ये यहाँ से गुदा स्थल जिसको पीछे जैसे पॉटी निकलती, वो वाला भाग है, यहाँ से इसको बाहर निकल जाता है। अब इसकी दीवार में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, ये मस्से हो जाते हैं जिसको पाइल्स बोलते हैं, है ना। तो या तो शरीर की गर्मी से हो जाते हैं। गर्मी क्या हो गई, गर्मी ये हो गई कि इस एनस वाले पार्ट में, ये रेक्टम वाले पार्ट में जब मल इकट्ठा होता है, यहाँ पे गैसेस बनने लगती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, करेक्ट। तो ये हम अपान वायु का क्षेत्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपान वायु का क्षेत्र बोलते हैं। नाभि के नीचे का है ना, अपान वायु का क्षेत्र कहलाता है। अब इसके जस्ट सटा हुआ जो भाग देख रहे हैं ना, ये देखिए,
ये तो एनस है जहां पर दिख रहा है, और एक ये विजाइना है। विजाइना इसके जस्ट ऊपर का ये हल्की सी एक लेयर है, स्किन लेयर, और उसके साथ में ये विजाइना है। तो विजाइना है, विजाइना में क्या होता है, हल्की सी कोई इन्फेक्शन हुआ और जरा सी भी ये यूट्रस हो गया। तो महिलाओं को ज्यादातर जो पाइल्स होती है उसका कारण जो है ये यही बीमारी है। अब इसको समझना क्या है कि जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा, कहाँ का बढ़ा, रेक्टम का, रेक्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूटीआई हो गया किसी कारण से, या कहीं भी इसमें मलाशय में सूजन हुई है ना, इसमें पॉटिविटी ज्यादा इकट्ठी होगी, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो गया, जिसके कारण इसका साइज बढ़ने लगता है, बढ़ने लगेगा। तो ये देखिए, इससे पहले कुछ और चीज दिखाते हैं हम आपको, अब समझ में आएगा मामला। इस वाले चित्र में तो हमने वो देखा ही, ये क्या है, रेक्टम, देख रहे हैं ना, और ये एक छोटी 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 सीधे हाथ पे देखिए, ये गुटके से हड्डी, हमारी पूंछ होती है, हड्डी, रीढ़ की हड्डी का निचला भाग दिख रहा है ना, ये पूंछ वाला हिस्सा सीधे हाथ की तरफ, तो ये रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग है। तो जैसे ही ये रेक्टम फैलता है, इसके अंदर मल भर जाता है, ये देखिए इसके अंदर ये छोटी छोटी झुर्री जैसी है ना, तो ये फैल सकता है। जैसे ये मल भरेगा इसमें ब्लैडर में और ये फैलेगा, और ये जो पूंछ वाला हिस्सा है इसको जरा सा टच कर जाएगा, टच करते ही ब्रेन में सिग्नल चला जाएगा कि अब हमको बस आ गई है, जाना है, दौड़ो। तो हम फ्रेश होने के लिए पाखाना या बड़े घर चले जाते हैं, राइट। यही प्रोसेस होता है यहाँ पर, हमको पता लगता है कि यहाँ पर मल भर गया, तो हम उसको निकालने के लिए चले जाते हैं। तो उसका जो निकाल द्वार है ये एनस के रूप में ये हम नीचे देख पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ एक और विजाइना पार्ट लिखा है, तो ये इससे जुड़ा हुआ ठीक हल्का सा एक स्किन लेयर है या मसल्स लेयर है। मसल्स लेयर को देखिए, हर अंग भगवान ने बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ है, तो उसमें सोच सोच करके किसी न किसी थैली में पैक करके रखा, खुला कुछ भी नहीं रखा। मान लो किसी में एक में तकलीफ हो गई तो बीच में कुछ ना कुछ स्किन लेयर बना के रखी, तो यहाँ पर भी स्किन लेयर, जो खाली जगह जो देख रहे हैं ये सब स्किन लेयर्स हैं। जैसे जैसे ये खाली लेयर है, और इसके जो पार्ट है जिसमें एक पोर्च बना के रखा है यहाँ पर खाली जगह, यह यानी गैप बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, गैप बढ़ाने का काम करता है। तो जब भी ये यूट्रस के अंदर सूजन होगी या कोई जैसे मासिक धर्म की प्रॉब्लम आती है, तो उस समय भी अक्सर कर महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या किसी को दस्त लग जाते हैं, या ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो यह टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है बॉडी का, तो ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है उस समय। यदि टेम्परेचर कम रहेगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगा, तो टेम्परेचर कम होगा, तो कॉन्स्टिपेशन और ये दोनों का बड़ा गहरा संबंध है आपस में। इसको हमें समझना है, बीमारियां जो होती हैं सब ऐसे ही आती हैं, इसी से हमको देखना होता है। और ये आगे की तरफ हो गया यूरिनरी ब्लैडर, राइट। ये आगे का भाग ब्लैडर जहां लिखा है वो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरिन पास आउट हो जाता है। यूरिन पास आउट वाली जगह से थोड़ा सा ये सेकंड पार्ट दिखता है नीचे की तरफ, विजाइना। उसके बाद में ये हो गया रेक्टम, और ये हमारी पूंछ वाला भाग जहाँ पर थोड़ा सा भी टच करता है तो ये हमारे पता लग जाता है, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है ब्रेन को कि हाँ भाई बॉडी आ गई, अब जाना है फ्रेश होने। तो ये सब अपान वायु का क्षेत्र, क्या है ये, अपान वायु का क्षेत्र। हमने 5 प्रकार की वायु पढ़ा ना योगा में, योग में सबने हमने 5 प्रकार की वायु को जाना था, हमने आयुर्वेद में भी जाना था। तो अपान वायु जो है नाभि से नीचे की तरफ जितना भी है, ये सब जो है इसी का क्षेत्र आता है। इसमें जब भी यानी बॉडी टेम्परेचर से
यहाँ का अपान वायु क्षेत्र का टेम्परेचर नीचे की तरफ रहना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर है, तो वहां से कम 2.5 या 3 डिग्री टेम्परेचर, या 2, 2.5, 3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बॉडी का इस क्षेत्र का नीचा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। नहीं तो सारी क्रियाएं ठीक से संचालित नहीं हो पाएंगी। राइट। ये इसकी बनावट, इसकी कार्यशीलता, क्रियाशीलता इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो जब भी इसके अंदर सूजन हो जाएगी, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, या यूटीआई हो गया, तो ये विजाइना के रास्ते अंदर कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया, वैसे तो जा नहीं सकता, इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर दिए हुए हैं। फॉरेन मटेरियल को हमारा विजाइना एक्सेप्ट नहीं करता है, तो लेकिन फिर भी कोई पहलवान है, खतरनाक वाला कीटाणु है, चला गया तो चला गया, अब क्या, यूटीआई हो गया, कोई बीमारी हो गई। तो अब ये जो अंदर जाके सूजन या इन्फेक्शन जो पैदा कर देता है, जिसके कारण यहाँ कोई सूजन होगी, तब भी ये मलाशय हमारा सुकड़ जाएगा, तो वहां पर प्रभावित क्षेत्र तो बनेगा बिल्कुल, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं सब आपस में, है ना। तो जुड़े होने के कारण ये जगह तो बहुत कम है, इसमें जगह कम है, इसके कारण ये यहाँ पे हो सकता है सुकड़न के कारण वहां पे दबाव पड़ेगा, सब दबाव बनेगा, सूजन होगी तो दबाव तो बनेगा, स्वाभाविक है। तो उसके कारण ये सारी क्रियाएं होती हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, या उसमें गर्मी या टेम्परेचर यहाँ का क्षेत्र का बढ़ जाएगा, तो ये मस्सानुमा जैसी संरचना देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, ऐसा हो जाता है एनस की। इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइल्स जो बीमारी होती है, ये ठीक वही बीमारी है। ठीक है, तो ये आसानी से हम लोग, ये सब शरीर में गर्मी और टेम्परेचर बढ़ने और सिस्टम के बिगड़ने के नतीजे हैं। हमारी ये भी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है ना। पाइल्स जो है जीवन शैली से जुड़ी हुई है, इसमें बैक्टीरियल कुछ भी इतना ज्यादा रोल नहीं है, जितना खाली ये सूजन है। सूजन सूज जाता है तो हम उसको मस्सा बोल देते हैं, जो कुछ भी बोलना है बोलते रहिए, लेकिन ये सब, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ये विजाइना के थ्रू हो जाता है, तो यूटीआई जिसको बोलते हैं। तो और बाकी तो कुछ इसमें है नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट। और क्या बाकी रहा? अब इसमें कोई आपका प्रश्न शेष है तो आप ले सकते हैं। क्योंकि पाचन संस्थान के सभी चीजें मैंने आपको बता चुका, और साथ में हेलो हाँ जी, प्रशांत दादा। जी जी बताइए। दादा ये अपेंडिक्स की जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें ये अपेंडिक्स निकाल देते हैं, तो हाँ इसमें क्या होता है दादा? हाँ हाँ, ये भी है। चलो अपेंडिक्स को देते हैं, ये लीजिए अपेंडिक्स, ये देखिए अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या होता है, ये जो अपन जो भोजन आया होता है बड़ी हाथ से, और ये आकर के इसमें, ये हमारा वैसे अवशेषी अंग है शरीर में। अवशेषी अंग का मतलब इसका कोई रोल नहीं है बीच में। ये गाय भैंस जो बड़े पशु है ना, इनके जो शरीर में वो अवशेषी अंग नहीं है। हमारे शरीर में इसका पहले ये समझो कि काम क्या है, इसका शरीर में यूज क्या है। बीमारी तो तब पता पड़ेगा कि यूज हो जी इसका, दादा। भाई यूजलेस है तो फिर मतलब क्या है इसको रखने का, हटा दो। तो देखिए
करता क्या है, जैसे ही बड़ी आंत में छोटी आंत से सीकम के अंदर जो हमारा भोजन प्रवेश करता है, तो जो चीज अवशेष हो जाते हैं उसमें पचने से रह जाते हैं, तो कुछ जैसे बीज होते हैं, या देखते हैं ना प्याज या लहसुन या टमाटर या शलगम, इसकी जो गांठें होती है ना, गांठों वाला जो पार्ट है हमारे शरीर में पचता नहीं है। क्यों नहीं पचता है? क्योंकि गाय और भैंस उनको पचा सकते हैं, वो गाय और भैंसों के लिए बने हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको काट पीट के शलगम को और अपने उसमें सलाद के रूप में काम में ले लेते हैं। और क्या हो सकता है उसमें, जैसे प्याज की भी गांठ हो गई, उसको वैसे तो पूरी तरह से काट देते हैं जो गांठ वाला हिस्सा है, और यदि ये गांठ काटी नहीं जाती है, यानी जो उसका ऊपर का आवरण रहता है, वो तो हम जो सलाद में काम में लेते हैं वहां तक तो ठीक है। और इसके अलावा जो चीजें हैं, जैसे शलगम हो गया, शलगम का जो ऊपरी भाग है हम ले सकते हैं काम में, ठीक है। लेकिन जो गांठ का जहां पर वो तना बनता है जड़ से लेकर के, क्योंकि शलगम भी एक जड़ ही है ना, तो ये जड़ जो है, जड़ वाले हिस्से में सॉफ्ट वाला भाग है वो तो हम काम में लेते हैं। लेकिन जहाँ से जो पूरी जड़ इकट्ठी होकर के तना सा बनता है वो हिस्सा, ऐसे ही टमाटर जहाँ पेड़ पर जुड़ा रहता है वो हिस्सा, ये बड़े मजबूत भाग हैं। आप देखोगे इनको तो ये बड़े मजबूत भाग हैं, इनका पाचन नहीं होता, ये हमारा जो शरीर इसको पचा नहीं पाता। वहां पे कोई इनको तोड़ने के लिए आरा मशीन तो लगी नहीं है ना, अंदर खाली नलियां ही तो है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल के कारण वो जहाँ जो कुछ भी टूट टाट गया है तो वो काम में आ गया है, वो शरीर ने उसको पचा लिया है। लेकिन ये जो गांठ वाले हिस्से हैं वो हमारे शरीर में नहीं पच पाते। तो इन गांठों का क्या होगा, है ना, खा तो लिया, पचना चाहिए ना इनको। तो अब क्या है, ये जो गांठें होती हैं वो गांठें इस सीकम के रास्ते इसमें प्रवेश करके और इसकी इसी अपेंडिक्स के अंदर इसका हल्का फुल्का इसको तोड़ तोड़ करके इसमें कुछ एसिडिक क्रिया होती है जहाँ पर, लेकिन ये अभी हमारा मानव के लिए अवशेषी अंग है, मानव में तो ये है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। अब जानवरों के इसमें जो चौपाए हैं चार पैर वाले, इनके जो है गाय में भैंस में, तो ये सब क्या करते हैं, इसको निकाल के ये पचा सकते हैं, तो इसमें इसके अंदर वो उनका पाचन हो जाता है। हमारे शरीर में जैसे नींबू के बीज हो गए, ये बीज हो गए, जो बीज आकर के इसमें आकर के फंस जाते हैं, और फंसने के कारण वैसे तो बीजों को गलाना हो तो उसमें ये गलाने की कैपेसिटी रखता है अपेंडिक्स, तो बीजों को गलाने का जो कार्य है वो तो ये करता है, इससे जितना होता है क्षमता के हिसाब से उतना करता है। लेकिन जब नहीं होता है तो यही बीज कई बार अंदर जाके फंस जाते हैं, कुछ चीजें और भी इसमें फंस जाता है, मल गंदगी जो भी है, ये जब बढ़ने लगता है, ये बिल्कुल चौक हो जाता है ये हिस्सा, है ना, क्योंकि वाल है एक तो सीकम, और सीकम वाल में कुछ भी गंदगी जमा हो गई है उस वाल के किनारे पर, क्योंकि वाल में से कोई भी जैसे पानी कम पिया अपन ने तो वहां पर वो आकर के मल जो एक्सेस जमा हो गया है वो इसको भी प्रभावित करता है और सीकम वाल को भी प्रभावित करता है। तो उसके कारण जो भी गंदगी जमा हो जाती है एक्सेस, वो इसके अंदर भी हो जाती है। और लेकिन अब इसका काम कुछ नहीं है शरीर में हाल फिलहाल, क्योंकि जाम हो गया, अब इसका कुछ तो हो नहीं सकता है। तो बजाय इसको कुछ करके गला के निकालने के, हम लोग इसको काटने पर आ जाते, तो बोले क्या करो, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको कट करो और शरीर से बाहर निकाल दो, यही अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन यही किया जाता है। जब इसमें कचरा पट्टी इकट्ठा हो जाता है इसको काट पीट के बाहर निकाल दो। अब जो बीज मान लो गलती से हमारे शरीर में चला गया, या गांठ वाली चीजें हमने खाई है, टमाटर की गांठ वगैरह कुछ भी खा ली, है ना, तो वो जो हमारे शरीर में पचना चाहिए था, उसकी हेल्पिंग होनी चाहिए थी इसके थ्रू, वो नहीं हो पाती, तो फिर हमको बच के रहना पड़ता है ये सारी चीजों से। ऐसा कुछ भी चीज हमको खाना नहीं है जो गांठ का हिस्सा हो। ज्यादातर जो समझदार डॉक्टर हैं वो आपको बता देंगे कि भाई जमीन के नीचे उगी हुई चीज को, गाजर वाजर को नहीं खाना,
गाजर को खाना है तो कैसे खाना, गाजर का गांठ वाला हिस्से की तरफ से बिल्कुल नहीं खाना, अब खाली नीचे पतली वाली जड़ है वहां से ही खाना, ऐसा करके बता दें। या वो फिर ये कह देंगे जूस बना के पी लेना गाजर का, शलगम का भी जूस बना के पी लेना, है ना। या फिर ये कह देंगे उसका जो क्या बोलते हैं चुकंदर, चुकंदर भी खाने के लिए मना कर देंगे, तो वो कहेंगे कि साहब ऐसा करो उसका जूस बना के पी लो। तो ये प्रक्रिया जो है, क्योंकि वो पचेगा नहीं, वो जानते हैं, इसलिए आपको सेफ्टी पर्पज से बोल दिया जाता है कि ये आप कर ले। नहीं तो हो सकता है बाकी जगह भी और कहीं जाम लगा दें, कुछ दिक्कत कर दें, क्योंकि वो पार्ट आपने निकाल दिया इसलिए। ऐसे इसको समझ सकते हैं, मतलब अब समझाने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। ओके दादा। क्लियर अच्छा हो गया? दादा, ये जो जी दादा, ये जो फूड पाइप में प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को इसोफेगस में, वो श्रिंक कर जाती है, तो हाँ उसमें क्या उसकी म्यूकोसा लेयर खत्म हो जाती है, या वो क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ, म्यूकोसल लेयर जो है वो थोड़ा सा उसमें ड्राइनेस आ जाती है, उसमें उसमें कड़ापन आ जाता है, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि देखिए ये क्या करता है, जैसा अपना पेस्ट होता है ना, पेस्ट निकालते हैं अपन, पेस्ट में पीछे से दबाते हैं तो फिर आगे की तरफ हमारा पेस्ट सरकता है, फिर पीछे से दबाते हैं फिर आगे की तरफ सरकता है, ऐसे ही ये होता है। तो जो पेस्ट का वो जो वाला भाग है, पीछे से अपन दबाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं पेस्ट, फिर पीछे से थोड़ा और दबाएंगे फिर वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार फूड पाइप में भी यही होता है, इसोफेगस में भी यही होता है। फूड पाइप में क्या होता है, आगे से दबता है और उसमें पीछे से धक्का लग जाता है तो अपने आप वो फूड आगे बढ़ जाता है, जैसे पेस्ट आगे बढ़ता है, फिर पीछे से उसका आगे वाला भाग दबता है, फिर वो सरकता है, फिर पीछे से दबता है, फिर आगे सरकता है, फिर दबता है और आगे सरकता है। ये दबने और आगे सरकने की प्रक्रिया आपकी मांसपेशियों के थ्रू होती है। ये गड़ने बढ़ने की प्रक्रिया ये दिन भर चलती है, जब भी हम खाना खाते हैं ये सारी प्रक्रिया होती है, सबके होती है। अब इलेस्टिसिटी बॉडी के अंदर, बॉडी में ड्राइनेस के कारण हार्डनेस बढ़ने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है, तो यही क्रिया इसमें शिथिल या धीमी पड़ जाती है। ये सब जगह की क्रिया धीमी पड़ जाती है, क्रमानुकुचन की क्रिया बोलते हैं इसको। तो वो जो क्रिया है आंतों में भी वही चलती है, आंतों वाले में भी पीछे से आंत दबती है और फिर वो भोजन आगे सरकता है, फिर पीछे से दबती फिर वो आगे सरकता है, फिर पीछे से दबती फिर आगे सरकता है। ठीक ऐसी छोटी आंत में बड़ी आंत में यही पूरे शरीर में प्रक्रिया यही चलती है। और इसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला, ब्रेन होता है ना, ब्रेन अपना ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला, मेडुला जी दादा। ऑब्लांगाटा बोलते हैं। तो मेडुला ऑब्लांगाटा इसको कंट्रोल करता है, उसके कनेक्टिविटी से ये सारा काम होता है। उसको पता लग जाता है अच्छा यहाँ का काम खत्म हो गया, भोजन को आगे धक्का मारना, वो पीछे से दबा देता है, फिर वो श्रिंक हो जाता है। अब ये जो श्रिंक होकर के, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है तो वो श्रिंक हो जाता है, परमानेंटली श्रिंक हो जाता है कई बार। तब फिर दिक्कत आती है आदमी को खाना निगलने में, पानी निगलने में, कुछ भी पीते ही खांसी होने लगती है। बुढ़े आदमी को देख लो, जो कुछ भी खाएगा खांसी आ जाएगी, पानी पिएगा तो खांसी आ जाएगी। तो फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं भाई श्रिंक हो गया है, वो सुकड़ गया अब। तो जबरदस्ती धक्का मार पद्धति से उस अंदर भेजा जाता है खाने को, जबरदस्ती करके, मतलब जो भी करना है वो सब जबरदस्ती होता है, क्योंकि वो अब काम कर ही नहीं रहा है। कनेक्टिविटी कई बार मेडुला ऑब्लांगाटा की कमी से या ब्रेन की कमजोरी की वजह से वो अंग प्रभावित नहीं हो रहा है, मतलब प्रभावित हो चुका है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। इसको एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं इसको कि जैसे कोई अंग का संबंध हमारे ब्रेन से और वो कनेक्टिविटी टूट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैलेटिक अटैक हो गया भाई राइट वाले हिस्से में, इसलिए ब्रेन का
कनेक्टिविटी इससे नहीं है, इसलिए ये शरीर का ये वाला हिस्सा काम नहीं करता है, यही बोलते हैं ना। तो पर्टिकुलर यही बात हम उसके लिए भी बोल सकते हैं जो अंग काम नहीं कर रहा है। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग नाम हम दे सकते हैं, अलग अलग बीमारियों की बात कर सकते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं इलास्टिसिटी से जुड़ी हुई हैं, उसकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है सारा। तो यही श्रिंक होना है, और ये श्रिंक होना कब होता है? जब हमने खाना खाना है तो गर्म कुछ खा लिया, फिर ठंडा ठंडा पी लिया, फिर गर्म खा लिया, फिर ठंडा पी लिया, ऐसे गर्म ठंडा करते हैं ना, तो वो उसकी दीवारें जो है सिकुड़ने लग जाती है। अब ठंडा जाता है, और कुछ लोग जो हैं कुछ ज़्यादा ही ठंडा खाने की आदी होते हैं, उनको हमेशा आइसक्रीम खाने की पड़ती है। तो आइसक्रीम, लस्सी वस्सी जो ठंडी, ये सारी जो खाते पीते हैं, इन लोगों के साथ में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो उनको कहा जाता है भाई गर्म पानी पियो, गर्म चीज़ें खाओ, गर्म चीज़ें सब कुछ करो, यानी शरीर में वात बढ़ गया है, इसके कारण ये सब हो रहा है। तो वात की वृद्धि हो गई तो वात से जुड़ी हुई बीमारियों का, आप वात से जुड़ी हुई जो दवाएं हैं वो आप यूज़ करिए तो वात ठीक होगा। तो ये वात से जुड़ा हुई श्रिंक होना कहीं भी हो गया, किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो किडनी का हो या शरीर के अंदर कोई भी श्रिंक हो जाए, तो समझ जाइए हमें वात पित्त कफ कौन सी श्रेणी में आंकना है उसको, वात के अंदर। तो वो वात का इलाज करोगे तो वो ठीक होने लगेगा। तो वात का इलाज करिए। वात पित्त कफ में से किसका करना होगा? वात का इलाज करना होगा। कोई हिस्सा सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, तो वात का इलाज करना। कोई हिस्सा फैल गया तो किसका इलाज करना? कफ का इलाज करना। बस इतना ध्यान रखो दिमाग में, छोटी सी बात। कुछ भी फैल गया, नाक का हिस्सा फैल गया, नाक में हड्डी बढ़ गई, मांस बढ़ गया, क्या हुआ? वही कफ का इलाज करना है, राइट। कहीं शरीर में कहीं जलन वलन हो गई है तो क्या करना? पित्त का इलाज करना है ना। ऐसे समझ के चलो, बड़ा आसान होगा, कोई कठिन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल, मतलब वेरी अगर सिंपल। सिकुड़ रहा है तो मतलब वहां स्पेस कम हो रहा है, हाँ, स्पेस कम हो रहा है, इसलिए हम वात को पकड़ रहे हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। वात बढ़ने की वजह से शरीर में वो स्थिति आई है। तो वात बढ़ने की वजह से वो स्थिति आई है, तो इसका मतलब क्या है? वो सिकुड़ रहा है। और कफ की बढ़ने की स्थिति होती तो क्या होता? वो हिस्सा बढ़ जाता, फैल फैलता। जाता, राइट। तो इसको ऐसे समझना। ओके दादा, थैंक यू दादा। वेलकम। तो वात पित्त की कहानी इस तरह से चलती है। अब हमारा हो गया समय। दादा एक क्वेश्चन और, हाँ हाँ। जैसे कईयों को छोटी आंत में कुछ ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, तो एलोपैथिक में वो हिस्सा काट के थ्रो कर देते हैं, तो उससे क्या बॉडी के सिस्टम पे फिजिकली कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? आप ये सोचिए कि शरीर में से कोई भी हिस्सा फालतू होता तो भगवान ने दिया क्यों था? उसको काटने के लिए दिया क्या? ये खुद से सोचना है। कुछ भी फालतू नहीं दिया भगवान ने, बहुत सोच समझ के दिया आपको। कुछ भी काटने पीटने के लिए नहीं दिया, फेंकने के लिए नहीं दिया। तो वो लोग जब इसमें आंत का वो हिस्सा काट देते हैं तो फिर फिजिकली क्या वीकनेस आ जाती है, मतलब क्या चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में? बहुत चेंजेस आएंगे उससे। भाई जो उसका क्षेत्र का कार्य है वो नहीं होगा। वो नहीं होने से जो भी शरीर के अंदर बीमारियां आएंगी वो आएंगी। जैसे नहीं, जैसे पित्ताशय का। छोटी आंत तो बहुत लंबी होती है, हाँ जी। तो उसके अगर कुछ हिस्सा कट जाए तो उसमें भी मतलब वो डिफेक्ट आएगा बॉडी में? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ओके। पाचन ठीक उसका से नहीं होगा खाने का। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि पचने का काम तो छोटी आंत में ही कर रहे हैं सारा। जी जी दादा। पाचन और अवशोषण तो छोटी आंत में ही तो हो रहा है सारा, जी दादा। है ना। हम्म। जैसे जेजुनम है, जेजुनम को आपने काट दिया, जेजुनम का हिस्सा कुछ काट दिया,
तो ये जेजुनम वो है जैसे आप चावल बीनते हो क्यों नहीं, थाल लेते हो, एक बड़ा सा थाली लेते हो, उस थाली में क्या करते हो, चावल को फैला देते हो। जी जेजुनम में भी उसको फैला दिया जाता है खाने को, ऐसे समझो उसको। जेजुनम वाला जो पार्ट है, यहाँ पे भोजन को फैला करके उसमें जो पित्त होता है, बाइल जूस को अच्छे से मिक्स किया जाता है उसमें फैला करके। जैसे अपन चावल और दाल को दोनों हाथों से पकड़ के एकदम थाल में फैला के मिक्स करें खाने के लिए, है ना। जी या अपन ये समझो कि जैसे चूरमा बनाया था, उसमें मीठा मिलाना, चीनी या शक्कर कुछ भी जो भी मिलाना है। और वो मीठा मिलाने के लिए क्या करेंगे, चूरमे को अपन फैला लिया, फैला के उसमें से डाला, और डाल करके फिर उसको अच्छे से अपन दोनों हाथों से मथ के मिला रहे हैं। मतलब तो ये जो, जैजुनम स्पेस दे रहा है उसको पचने फैलने के लिए। हाँ, तो ये इसलिए सेंट्रल पार्ट है बॉडी का, ये केंद्र बिंदु है एक तरह। इसको अंदर भोजन को अच्छे से फैलाया जाता है, उसके अंदर पित्त को मिलाया जाता है। पित्त नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, आपको पता ही है, खाना क्या पाचन नहीं होगा। जी दादा। अब आपने उसको काट के, वो एक जो बड़ा थाली था उसको छोटा सा कर दिया काट करके, तब वो मिलाने की जगह बची ही नहीं, क्या करोगे फिर। स्पेस कम हो गया मतलब। स्पेस कम हो गया, है जी ना। जी अब ठीक जैसे दादा। आपको, अब ये आपको बोला जाए कि भाई क्रिकेट खेलना है, तो मैदान में जाके खेलेंगे, एक बड़े मैदान में। अब आपको बोला नहीं साहब, ये घर के अंदर ये छोटा सा हॉल है, इसके अंदर क्रिकेट खेल के दिखाओ, खेलना तो मुश्किल होगा। हाँ हाँ, वो वाली बात होगी नहीं होगी। कोई चौका छक्का भी मारेगा, सोचेगा कहीं घड़ी पे तो जाके बॉल नहीं जाके लगेगी, घड़ी नीचे गिर पड़ेगी, है ना। शीशे पे लग हम्म। गई तो शीशा टूट जाएगा। जी जी दादा। तो वो सारे काम जो आसानी से हो जाते थे वो नहीं होंगे। जी ठीक दादा, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, प्रणाम सभी को, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रणाम दादा, धन्यवाद, बहुत बहुत जी प्रणाम दादा। स्वागत। प्रणाम जी, प्रणाम।